हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखो 12th बायो में आज अपना जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। देखो प्रकाश संश्लेषण क्या है। प्रकाश संश्लेषण एक इस प्रकार की जैव रासायनिक अभिक्रिया है जिसके द्वारा हरे पादपों के द्वारा प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है, रूपांतरित किया जाता है और इस रूपांतरण के द्वारा ही प्रकृति में सभी सजीवों का अस्तित्व इस ऊर्जा के द्वारा ही होता है। सभी सजीव डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से प्रकृति में सभी सजीव डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न ऊर्जा का उपयोग ही करते हैं। भाई कई तो सीधा पादपों में ये प्रक्रिया पाई जाती है कि पादपों में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया पाई जाती है, क्योंकि पादपों में क्लोरोफिल नामक एक वर्णक होता है और ये क्लोरोफिल वर्णक की उपस्थिति के कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर लेते हैं, क्योंकि ये वायुमंडल से CO2 और मृदा से जल अवशोषित करके जैव रासायनिक प्रक्रम के द्वारा शर्करा रूपी रासायनिक ऊर्जा के रूप में उसको परिवर्तित कर लेते हैं, प्रकाश ऊर्जा को। तो इस प्रकार जो ऊर्जा प्राप्त होती है उससे पौधे अपनी गतिविधि संचालित करके प्रकृति में अस्तित्व को बनाए रखते हैं, परंतु यह जो ऊर्जा होती है यह सभी सजीवों के अस्तित्व के लिए आवश्यक होती है। भाई प्रकाश संश्लेषण भूमंडल का सबसे महत्वपूर्ण जैव रासायनिक अभिक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है ये तो अपन थोड़ा सा इसके हिस्ट्री के बारे में बता रहे हैं कि प्रकाश संश्लेषण भूमंडल का सबसे महत्वपूर्ण प्रकाश संश्लेषण जो है भूमंडल का सबसे महत्वपूर्ण जैव रासायनिक अभिक्रिया है जिसके द्वारा सजीवों में ऊर्जा का संग्रहण सजीवों में क्या होता है ऊर्जा का संग्रहण किया जाता है और इस ऊर्जा कि ही डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उपयोग द्वारा ही पृथ्वी पर समस्त जीवों का अस्तित्व संभव है। कि भाई इसी ऊर्जा को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से सभी ग्रहण करके सभी जीवों का अस्तित्व जो है वो इसी ऊर्जा पर डिपेंड है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, यदि पादप पूर्णतः प्रकाश के सीधे प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, परंतु प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अपनी ऊर्जा संबंधी महत्वपूर्ण आवश्यकताओं के लिए पादपों पर निर्भर रहते हैं। प्रकाश संश्लेषण एक ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण एक कैसी अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण अपचयन अपचयन अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें एक तत्व का ऑक्सीकरण होता है और एक तत्व का अपचयन होता है, तो इसलिए ये एक रेडॉक्स अभिक्रिया भी अपन जिसको बोल सकते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया को भी अपन इसको कह सकते हैं कि ये ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया का एक मूल उदाहरण है। इसमें जल का ऑक्सीकरण और CO2 का अपचयन होता है। ठीक है, ऑक्सीकरण किसका होता है? इसमें H2O का, तो इसमें ऑक्सीकरण होता है और जल का क्या होता है? CO2 का, इसमें जल का ऑक्सीकरण और CO2 का इसमें अपचयन होता है। ठीक है, अपचयन जो किसका होता है? CO2 का। इसलिए यह अभिक्रिया मिश्रित रूप से क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, क्योंकि इसमें ये दो यौगिक होते हैं, ये बाह्य वातावरण से ग्रहण किए जाते हैं CO2, H2O और CO2 तो बाह्य वायुमंडल से, और जल जो है वो मृदा से ग्रहण किया जाता है। जल कहाँ से ग्रहण किया जाता है? जल मृदा से ग्रहण किया जाता है जड़ों के द्वारा, और CO2 जो है वो वायुमंडल से ग्रहण की जाती है। इसलिए इसमें CO2 का तो अपचयन जब होता है, CO2 का अपचयन होके और ग्लूकोज अणु का निर्माण होता है और H2O का ऑक्सीकरण होके और ऑक्सीजन का निर्माण
होता है। तो इस प्रकार से इसमें एक तत्व का ऑक्सीकरण और एक तत्व का अपचयन होता है। ध्यान रहे, इसको विशेष तौर से ध्यान रखें, क्योंकि ऑक्सीकरण कौन से तत्व का होता है? जल का। जल का जब ऑक्सीकरण होता है, इसके द्वारा किसका निर्माण होता है? भाई जल का जब ऑक्सीकरण होता है तो ऑक्सीकरण के द्वारा इससे तो ऑक्सीजन का निर्माण होता है, और जब इसका अपचयन होता है तो अपचयन के द्वारा इससे ग्लूकोज का निर्माण होता है, C6H12O6, और ऑक्सीकरण के द्वारा ऑक्सीजन और फिर जल अणु इससे बन जाएगा। तो इस प्रकार से ये एक ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया है जिसमें जल का ऑक्सीकरण और कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है। प्रकाश संश्लेषण को अब अपन अभी एक डेफिनेशन के द्वारा बता रहे हैं। परिभाषा इसकी क्या है? प्रकाश संश्लेषण की एक परिभाषा के तौर पर अपन देखते हैं कि प्रकृति में जो हरे पादप होते हैं, केवल मात्र हरे पादपों में ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पाई जाती है। हरे पादपों के द्वारा कौन सी ऊर्जा को? प्रकाश ऊर्जा को। हरे पादपों द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, पादपों के द्वारा सूर्य के प्रकाश की प्रेजेंसी में, उपस्थिति में प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से प्राप्त CO2, वायुमंडल से प्राप्त CO2 एवं मृदा से प्राप्त जल H2O। भाई वायुमंडल से तो कौन सा तत्व प्राप्त होता है? CO2, और मृदा से प्राप्त जल को शर्करा रूपी रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करना, जल को शर्करा रूपी रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करना प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण कहलाता। अब इसको अपन एक समीकरण इक्वेशन के रूप में दिखा सकते हैं। 6CO2 प्लस 12H2O, इसमें सूर्य का प्रकाश पर्णहरित क्लोरोफिल, इन दो तत्वों की उपस्थिति में, भाई 6CO2 12H2O, जब ये आपस में पर्णहरित और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज, जल के अणु और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2, ये भोज्य अणु ग्लूकोज है। तो इसमें थोड़ा ध्यान रहे कि 4 तत्वों की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। CO2, जल, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल। ये प्रकाश ऊर्जा को किस में बदल रहे हैं? शर्करा रूपी रासायनिक ऊर्जा में, जिसमें ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन का निर्माण होता है। ये
जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये तो बाह्य वायुमंडल से प्राप्त की जाती है, इसका तो क्या होता है, अपचयन होता है। अपचयन, इसका तो अपचयन होके और ग्लूकोज अणु का निर्माण होता है। और जब जल के अणु का ऑक्सीकरण होता है, जल के अणु का क्या होता है, ऑक्सीकरण। जब जल के अणु का ऑक्सीकरण होता है तो जल के अणु के ऑक्सीकरण से ऑक्सीजन का निर्माण होता है। इसको थोड़ा सा ध्यान रहे क्योंकि ये कई बार कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन का निर्माण किस प्रकार से होता है। कि जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जल के अणु का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, तो जल के अणु के ऑक्सीकरण से ऑक्सीजन का निर्माण और कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन से ग्लूकोज अणु का निर्माण होता है। इस प्रकार से ऑक्सीकरण में प्राप्त जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा द्वारा CO2 का अपचयन शर्करा में हो जाता है और ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट के रूप में, उत्पाद के रूप में मुक्त होती है। तो इस प्रकार से जीवधारियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया होते हुए ये एक जीवधारियों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसको प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है। तो ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा, इसकी डेफिनेशन, और ये इसकी डेफिनेशन में आप दो तत्वों का विशेष थोड़ा ध्यान रखें, CO2 और H2O। इसमें CO2 का अपचयन और H2O का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। अब इसमें अपन आगे देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती कहाँ है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का मुख्य जो स्थल है वो है हरित लवक। प्रकाश संश्लेषण का स्थल, प्रकाश संश्लेषण का स्थल। अब देखो प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है। प्रकाश संश्लेषण केवल मात्र हरे पादपों के द्वारा किया जाता है। हरे पादपों में क्लोरोफिल होता है, पर्णहरित होता है, और पर्णहरित में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। तो अपन देखेंगे हरित लवक की संरचना के बारे में कि हरित लवक वह कोशिकांग होता है जहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया संपन्न होती है। प्रकाश संश्लेषण का स्थल कौन सा होता है, हरित लवक। हरित लवक, क्लोरोफिल। कि क्लोरोफिल वह कोशिकांग होता है जहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया क्या होती है, संपन्न होती है, और ये पौधों के सभी हरे भागों और पत्तियों में यह उपस्थित होता है। कि पौधों के जो पत्तियाँ वाले जो भाग होते हैं, क्योंकि पत्तियों में जो हरा वर्णक होता है, पत्तियों का जो हरा रंग होता है वो क्लोरोफिल के कारण ही होता है। क्लोरोफिल दो प्रकार के होते हैं, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, इनमें मैग्नीशियम आयन होता है। इसमें केवल मात्र जो इनकी संरचना होती है, संरचना में क्लोरोफिल ए में CH3 समूह और क्लोरोफिल बी में CHO समूह की केवल मात्र इनमें इतना अंतर होता है। बाकी इनकी जो संरचना होती है लगभग समान होती है। पौधों के सभी हरे भाग और पत्तियों में यह उपस्थित होता है। उच्च श्रेणी के पादपों में मीजोफिल की जो कोशिकाएं होती हैं, मीजोफिल पर्णमध्योतक की कोशिकाओं में ये उपस्थित होता है। पर्णों की एक कोशिका में लगभग 20 से 40 हरित लवक विद्यमान होते हैं। पत्तियों की जो कोशिकाएं होती हैं उसमें एक कोशिका में लगभग, प्रत्येक कोशिका में लगभग 20 से और 40 क्लोरोफिल उसमें प्रेजेंट होते हैं। कितने, 20 से 40 क्लोरोफिल। अपन थोड़ा सा भी क्लोरोफिल की संरचना के बारे में देखते हैं। क्लोरोफिल की संरचना एक दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है क्लोरोफिल।
यह क्लोरोफिल की बाह्य डायग्राम के रूप में अपन देखते हैं। इसमें देखो, इसमें ये जो संरचनाएं होती हैं ये सिक्कों की चट्टों के रूप में ये कहलाती हैं थाइलेकोइड्स। क्या कहलाती हैं? थाइलेकोइड्स। बाहरी झिल्ली, पीठिका, पीठिका जिसको स्ट्रोमा बोलते हैं, पीठिका, पटलिका, ये बाह्य झिल्ली है, यह अंतः झिल्ली है, ये इसमें राइबोसोम पाए जाते हैं, और इसकी संरचना में लिपिड्स की बूंद हैं, स्टार्च कणिका हैं, राइबोसोम हैं, ग्रेनम, अब देखो इसमें प्रकाश संश्लेषण की जो प्रकाशिक अभिक्रिया है वो तो ग्रेना में, और प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया जो होती है वो स्ट्रोमा में या पीठिका में संपन्न होती है। ये प्रकाश संश्लेषण के मुख्य स्थल माने जाते हैं। ग्रेनम एक विशिष्ट संरचनाएं होती हैं जो एक थाइलेकोइड के एक के ऊपर एक सिक्के के चट्टों के रूप में व्यवस्थित होते हैं। ग्रेनम जो होते हैं सिक्कों के चट्टों के रूप में एक के ऊपर एक इस तरह से चट्टों के रूप में ये पाए जाते हैं, और ये भाग कहलाते हैं थाइलेकोइड या ग्रेनम। इंटरग्रेनम के द्वारा ये आपस में जुड़े होते हैं। इंटरग्रेनम यह है हरित लवक की संरचना। हरित लवक की संरचना, इसमें जो राइबोसोम पाए जाते हैं वो 70 एस टाइप्स के, कौन से एस टाइप के होते हैं? 70 एस टाइप्स के राइबोसोम पाए जाते हैं। और इसमें जो कोशिका द्रव्य वाला जो भाग होता है वो पीठिका कहलाता है, स्ट्रोमा। कौन सा भाग है? स्ट्रोमा। हरित लवक का जो आंतरिक भाग होता है दो स्पष्ट क्षेत्रों ग्रेना और स्ट्रोमा में विभेदित रहता है। स्ट्रोमा ये पीठिका हरित लवक का मैट्रिक्स वाला भाग होता है। स्ट्रोमा जो या पीठिका जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं वो कौन सा भाग होता है? मैट्रिक्स वाला भाग, जिसमें विषमांगी प्रोटीन युक्त तरल पदार्थ भरा रहता है। 70 इस प्रकार के राइबोसोम, छोटा वृत्ताकार कुंडलित DNA और अन्य घुलित लवण
या एंजाइम इसमें उपस्थित होते हैं। अब हरितलवक के मैट्रिक्स में एक यूनिट मेंबर है, इकाई झिल्ली से निर्मित एक नलिका तंत्र स्थित होता है जिसे कोषतुल्य या थाइलेकोइड कहते हैं। ये थाइलेकोइड एक के ऊपर एक चिट्ठों के रूप में व्यवस्थित होते हैं। क्या? एक के ऊपर एक चिट्ठों के रूप में व्यवस्थित होते हैं और ये कहलाते हैं ग्रेना। थाइलेकोइड की कलाका व प्रकाश संश्लेषी वर्णक पर्णहरित कैरोटीनॉइड उपस्थित होता है। ग्रेना प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया का स्थल है। ग्रेना जो होता है प्रकाश संश्लेषण की कैसी अभिक्रिया होती है? प्रकाशिक अभिक्रिया। और स्ट्रोमा में जो होती है प्रकाश संश्लेषण की कैसी अभिक्रिया होती है? अप्रकाशिक, डार्क रिएक्शन। भाई क्लोरोफिल की ये संरचना है। इस क्लोरोफिल की जो मैट्रिक्स वाला भाग है इसमें कोशिका द्रव्य, मैट्रिक्स वाले भाग में राइबोसोम, तेल बूंदें, विटामिन्स, कुछ अन्य पदार्थ जो होते हैं वो इसमें। अब प्रकाश संश्लेषण की जो अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है, डार्क रिएक्शन जो होती है वो तो होती है स्ट्रोमा में, और प्रकाश संश्लेषण की जो प्रकाशिक अभिक्रिया होती है वो किस में होती है? ग्रेना में। ठीक है, तो ये अपन ने आज प्रकाश संश्लेषण का जो मुख्य स्थल है हरितलवक, उस हरितलवक की संरचना के बारे में अपन ने आज ये देखा। अब प्रकाश संश्लेषी वर्णक हैं। अब प्रकाश संश्लेषी वर्णकों के बारे में अपन जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषी वर्णक क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल 2 प्रकार के वर्णक हैं, जिनमें आगे या के और वर्णक हैं क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, इनकी संरचना, इनका संरचना सूत्र, इसके बारे में अपन अगली वीडियो या कल की वीडियो में फिर देखेंगे कि किस तरह से पर्णहरित अणु की संरचना होती है और प्रकाश की प्रकृति।